अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा तीसरा लेक्चर होगा निमोनिया पे। ठीक है, निमोनिया के हमने पहले 2 लेक्चर्स पढ़े हैं, तो आज हमने पढ़ना है उसके रिस्क फैक्टर्स और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मेडिकल मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं रिस्क फैक्टर से। सबसे पहला रिस्क फैक्टर होता है स्मोकिंग, कॉन्टीन्यूअस स्मोकिंग। जो सिगरेट स्मोक होता है ये लंग्स के टिश्यू को डैमेज करता है। ठीक है, जो जब कोई बंदा जो है ज़्यादा स्मोकिंग करता है, ये जो उसका जो सिगरेट स्मोकिंग होता है ये लंग्स को डैमेज करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को वीक बनाता है। इससे लंग्स के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म जो मैंने आपको पढ़ाए थे, है ना, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म उनको जो है डैमेज पहुंचता है, उनको नुकसान होता है, जिससे निमोनिया होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरसेस आसानी से फिर अटैक कर सकते हैं। ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, दूसरा जो है एज लेस दैन 50 ईयर्स। यंग एडल्ट्स और एल्डरली लोगों में निमोनिया का रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, बच्चों का इम्यून सिस्टम फुली डेवलप नहीं होता और बड़े लोगों में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इसलिए ये एज ग्रुप जो है ज़्यादा वनरेबल होते हैं टुवर्ड्स दी एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पे निमोनिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद तीसरा है कोल्ड वेदर, ठंडा मौसम। कोल्ड वेदर में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठंडी हवा जो होती है ये लंग्स को इरिटेट करती है और म्यूकस प्रोडक्शन म्यूकस प्रोडक्शन इसमें बढ़ जाता है, जिससे बैक्टीरिया और वायरसेस आसानी से सेटल हो जाते हैं और निमोनिया का रिस्क बढ़ जाता है। देन उसके बाद चौथा है एयर पोल्यूशन, हवा में जो है पोल्यूटेंट्स होना, पोल्यूशन होना। एयर पोल्यूशन के कारण जो है लंग्स में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं। पोल्यूटेड एयर जो है होता है, जिस एयर में पोल्यूशन होती है उससे क्या होता है, लंग्स वीक हो जाते हैं, जो निमोनिया होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, दैन उसके बाद जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, URI इनको हम लिखते हैं कॉमनली। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं, जैसे कि हम बात करें कोल्ड की या फ्लू की, निमोनिया के लिए ये रिस्क फैक्टर होते हैं। जब अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्रॉपरली ट्रीट नहीं होते, ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है लंग्स तक पहुंच जाते हैं और निमोनिया का इन्फेक्शन कर देते हैं। देन उसके बाद 6th है हमारे पास एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स वाले लोगों में इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, जिससे जो है उनका जो उनकी जो बॉडी होती है वो इन्फेक्शन से पूरी तरीके से लड़ नहीं पाती। इस वजह से उनमें निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन 7वां है हमारे पास माल न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन, पोषण की कमी और पानी की कमी। माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन से बॉडी की डिजीज़ से लड़ने की कैपेसिटी जो है कम हो जाती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन के बिना इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जो निमोनिया का रिस्क बढ़ा देता है। देन उसके बाद है 8वां हमारे पास अल्टर्ड कॉन्शियसनेस लेवल, होशो हवास का कमज़ोर होना। जब किसी पर्सन का कॉन्शियसनेस लेवल आल्टर हो जाता है, जैसे कोमा या सीवियर इलनेसेस के केसेस में होता है, तो उनमें एस्पिरेशन निमोनिया का रिस्क बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि फूड या फ्लूइड जो है गलती से लंग्स में चले जाते हैं, जिससे जो है इन्फेक्शन हो सकता है। एस्पिरेशन का मतलब ये होता है जब कोई भी फूड या फ्लूइड पार्टिकल जो होता है वो लंग्स में चले जाता है और निमोनिया कॉज करता है, होता है एस्पिरेशन निमोनिया। ठीक है, दैन उसके बाद 9th होता है हमारे पास अल्कोहलिज्म। ठीक है, अल्कोहल जो है ये एक एक्सेसिव यूज़ जो बंदा करता है इसका, तो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है और लंग्स के नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। इससे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो इन्फेक्शंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक रिस्क होता है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द निमोनिया। नाउ वी हैव द 10th हेड इंजरी, सर में चोट लगने की वजह से। हेड इंजरी के बाद जो है ब्रेन का कंट्रोल ओवर ब्रीथिंग जो है और गैग रिफ्लेक्स कमज़ोर हो सकता है। इस वजह से एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाता है, जिससे निमोनिया हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद 11th सीजर डिसऑर्डर्स, मिर्गी के दौरे जिसको बोलते हैं। मिर्गी के दौरों के बाद पेशेंट को एस्पिरेशन निमोनिया का रिस्क होता है, क्योंकि दौरे के वक्त फ्लूइड या फूड गलती से जो है लंग्स में जा सकते हैं, जिससे जो है इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैन उसके बाद है 12th हमारे पास ड्रग ओवरडोज, दवाई का जब ओवरडोज लेता है कोई। ड्रग ओवरडोज से जो है ब्रीदिंग डिप्रेशन हो सकता है, जो एस्पिरेटिंग फूड फ्लूइड्स या वॉमिटस के रिस्क को बढ़ा देता है। ये सब निमोनिया ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, देन 13th है हमारे पास जनरल एनेस्थीसिया। सर्जरी के दौरान जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उससे रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस सप्रेस हो जाते हैं, जिससे पेशेंट एस्पिरेशन निमोनिया के रिस्क में आ जाता है अगर वॉमिटस या फ्लूइड लंग्स में चले जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद 14th है हमारे पास इम्यून सप्रेसिव थेरेपी,
जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बॉडी के नेचुरल इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं, नेचुरल इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं, जिससे इन्फेक्शन से लड़ने हमारा इम्यून सिस्टम का काम ही क्या होता है, इन्फेक्शन से लड़ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब एक्सेसिव यूज़ होगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन से लड़ना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक होता है। दैन उसके बाद है 15th हमारे पास क्रोनिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ वाले लोगों में ब्लड शुगर ज़्यादा होने के कारण इन्फेक्शंस का रिस्क ज़्यादा होता है। देन हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स के कारण जो है बॉडी का ऑक्सीजन सप्लाई और इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ होता है, जो निमोनिया के लिए एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। देन उसके बाद लंग डिजीज़, पहले से एग्जिस्टिंग लंग डिजीज़ जैसे एस्थमा या COPD वाले पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का जो है ज़्यादा रिस्क होता है। रेनल डिजीज़ में क्या होता है, रेनल डिजीज़ जो है किडनी डिजीज़ जिसको बोलते हैं, किडनी की बीमारी वाले लोगों में जो है इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिससे उनमें भी जो है निमोनिया होने के चांसेस बढ़ते हैं। दैन कैंसर वाले पेशेंट्स, कैंसर और कीमोथेरेपी की वजह से इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जो निमोनिया होने का चांस बढ़ा देता है, निमोनिया होने का रिस्क बढ़ा देता है। ठीक है। दैन उसके बाद एस्पिरेशन ऑफ फूड, फ्लूइड, वॉमिटस, खाना, लिक्विड या उल्टी का लंग्स में चले जाना। इससे भी जो है जब फूड या लिक्विड या फिर वॉमिटस लंग्स में चले जाते हैं तो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, इससे एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं। ये ज़्यादातर जो है अनकॉन्शियस पेशेंट्स में देखा जाता है, ये एस्पिरेशन निमोनिया। ठीक है। देन 17th है हमारे पास इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज या केमिकल्स, जहरीली गैसेज या केमिकल्स का लंग्स में चले जाना। पॉइजनस गैसेज या केमिकल फ्यूम्स लंग्स के टिश्यूज़ को सेवियरली इरिटेट कर सकते हैं, जिससे जो है इन्फ्लेमेशन और निमोनिया डेवलप हो सकता है। ठीक है। तो ये थे रिस्क फैक्टर सारे, मैं इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे लंग्स के डिजीज़ जो भी आ रहे हैं उनमें मैं इतनी डिटेल में इनको नहीं जाऊँगा। मैं एक बार में ही आपको ये रिस्क फैक्टर्स अच्छे से समझाना चाहता हूँ, ताकि ये जो काजेज़ हैं जो भी, क्योंकि इन सारे कंडीशंस में जो है क्या होता है, बहुत सारे कंडीशन में ये रिस्क फैक्टर सेम हो सकते हैं। ठीक है। और कॉजेज़ भी बहुत ज़्यादा सेम हो सकते हैं। तो मैं एक बार डिटेल में पढ़ाऊँगा, उसके बाद हाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी टाइम पे अपने टाइम पे तो वो मैं समझाऊँगा, लेकिन मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो जिसको आपको पढ़ना है तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे चल के हम दूसरी चीज़ें देखेंगे अच्छे से। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना तो अच्छी चीज़ नहीं है वो। ठीक है। फैक्टर्स हो गए, आप पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सबसे पहला होता है फीवर। अगर हम बात करें बैक्टीरियल निमोनिया की, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसमें जो है हाई ग्रेड फीवर दिखता है, जैसे 38 डिग्री से ज़्यादा, 38 डिग्री जो टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर निमोनिया हो रहा है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है काफ़ी जो है एग्रेसिव होता है। अगर हम वायरल निमोनिया की बात करें जो वायरस की वजह से होता है, तो उसमें माइल्ड फीवर होता है, जो जनरली 38 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। वायरस के इन्फेक्शन में इम्यून रेस्पॉन्स जो है इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है, इसीलिए जो है इसमें माइल्ड फीवर होता है। दूसरा जो होता है वो होता है चिल्स, सर्द लगना। ठीक है। जब बॉडी में निमोनिया का इन्फेक्शन होता है तो इम्यून सिस्टम जो है उससे लड़ते वक्त आपको अचानक से चिल्स या उस पेशेंट को अचानक से चिल्स या ठंड महसूस होती है। बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए मसल्स रैपिडली कंट्रैक्ट करती हैं, जिससे ठंड लगती है और जो है शिवरिंग होती है। देन तीसरा क्या है, स्वेटिंग, पसीना आना। स्वेटिंग इन्फेक्शन के बाद होती है जब फीवर कम हो रहा होता है। बॉडी हीट को रिलीज़ करने के लिए पसीना आने लगता है। ठीक है। बॉडी में जो हीट होती है उसका रिलीज़ करने के लिए पसीना आने लगता है, जो एक नेचुरल कूलिंग मैकेनिज्म है। जब उसके बाद चौथा है प्लूराइटिक पेन, सीने में दर्द होना, पेन होना। ये शार्प पेन होती है जब लंग्स के इर्द गिर्द की लाइनिंग, जिसको हम प्लूरा बोलते हैं, उनमें सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। ये दर्द जो है गहरी सांस जब डीप ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते वक्त होती है, या फिर खांसी करने पर ज़्यादा होती है, और निमोनिया की वजह से ये जो है प्लूराइटिक पेन होती है। ठीक है। क्योंकि लंग्स में जो है इन्फेक्शन के कारण सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये पेन जो है ज़्यादा सीवियर होती है। दैन उसके बाद कफ। निमोनिया में खांसी होती है जो प्रोडक्टिव होती है, मतलब खांसी विद दी स्पूटम या बलगम। ठीक है। जब खांसी के साथ बलगम आता है, स्पूटम आता है, उसको हम प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। ये बॉडी का तरीका है या मैकेनिज्म है एयरवेज को क्लीन करने का। बैक्टीरियल निमोनिया में ये ज़्यादा सीवियर होती है, मतलब खांसी जो है बैक्टीरियल निमोनिया, अगर बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया हो रहा है तो ये ज़्यादा सीवियर होगा। देन 6th है हमारे पास स्पूटम प्रोडक्शन, बलगम निकलना, जो हमने पहले ही बात की। निमोनिया में लंग्स में फ्लूइड या म्यूकस जमा हो जाता है, जो इन्फेक्शन के रेस्पॉन्स में होता है। बैक्टीरियल निमोनिया में स्पूटम थिक और येलो और ग्रीन होता है, जबकि वायरल निमोनिया में ये क्लियर या वाइट होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। देन उसके बाद है 7th हेमोप्टाइसिस। क्या, हेमोप्टाइसिस, जिसको हम कफिंग ऑफ ब्लड भी कहते हैं। जब कफिंग करते हैं खांसी के साथ, जब ब्लड आता है उसको हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। सीवियर निमोनिया में जब लंग्स के टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं तो खांसी के साथ खून भी आ जाता है, ब्लड भी आ जाता है। ये तब होता है जब लंग्स की ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो जाती हैं इन्फेक्शन के प्रेशर की वजह से। ठीक है। देन उसके बाद 8th डिस्निया।
मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ डिस्निया क्या होता है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं। डिस्निया जो है ये ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी निमोनिया का कॉमन काज होता है। जब लंग्स में फ्लूइड या पस जमा हो जाता है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ठीक से नहीं हो पाता, जिससे पेशेंट को सांस लेने में जो है प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। दैन उसके बाद जो है साइनोसिस, स्किन का नीला पड़ जाना। साइनोसिस का मतलब है ऑक्सीजन की कमी की वजह से स्किन या फिर नेल्स नीले पड़ जाना, ठीक है, उनका कलर चेंज होता है, नीले ब्लूइश बन जाते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है स्किन की। जब निमोनिया सीवियर होता है और लंग्स ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफ़र नहीं कर पाते तो बॉडी के टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे साइनोसिस होता है। दैन उसके बाद 10th है हमारे पास रैपिड पल्स, धड़कन का तेज़ होना। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई मेंटेन हो सके, इसलिए पल्स रेट जो है बढ़ जाता है, तेज़ हो जाता है। 11th है हमारे पास हॉट और पेलर स्किन। फीवर के दौरान जो है स्किन जो है गर्म हो जाती है क्योंकि ब्लड फ्लो सरफेस पर ज़्यादा होता है। पेल स्किन तब होती है जब ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं या ब्लड वेसल्स से ब्लड दूसरे ऑर्गन्स को जो है सप्लाई होने लगता है, स्किन को नहीं होता, इसलिए वो पेल पड़ जाती हैं। देन उसके बाद है 12th इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, तेज़ी से सांस लेना। जब निमोनिया के कारण जो है लंग्स में सही से काम नहीं करते, लंग्स जो है सही से काम नहीं कर पाते तो रेस्पिरेटरी रेट जो है क्या होता है, बढ़ जाता है ताकि बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। ये एक साइन होता है जिससे हमें पता लगता है कि लंग्स में जो है बहुत ज़्यादा सीवियरिटी आ चुकी है, वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, हमारे लंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, उनका मैकेनिज्म जो है डिस्ट्रैक्ट हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है। देन उसके बाद है 13th लो ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन का लेवल कम होना हमारे ब्लड में। लंग्स का काम होता है ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई करना, ब्लड को जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया में ये फंक्शन वीक हो जाता है, इसलिए ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो जाता है, जिसे हम हाइपोक्सीमिया बोलते हैं, जो पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर किया जा सकता है, ठीक है। दैन उसके बाद हेडेक, सर दर्द। हेडेक ऑक्सीजन की कमी, जिसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, या फीवर के कारण होता है। ब्रेन तक जो है ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है सही से नहीं पहुंचती, इस वजह से हेडेक ट्रिगर होता है। दैन उसके बाद 15th फटीग, थकावट जिसको बोलते हैं, थकान जिसको बोलते हैं। बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में एनर्जी लगती है और लंग्स से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, इस वजह से पेशेंट को फटीग या एक्सट्रीम थकान महसूस होती है, ठीक है। दैन उसके बाद 16th होता है हमारे पास डल साउंड ऑन परकशन। जब डॉक्टर जो है चेस्ट को थपथपाता है, ठीक है, तो नॉर्मल लंग्स से जो है हॉलो या रेजोनेंस साउंड आती है। निमोनिया में लंग्स जो है, लंग्स में फ्लूइड या पस जमा हो जाता है जो डल या भारी आवाज़ जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो ये डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसमें निमोनिया में। देन उसके बाद जो है 17th क्या होता है, 17th क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अनइक्वल चेस्ट वॉल एक्सपेंशन, सीने का जो है अनइवन फूलना, ठीक है। सीवियर निमोनिया में जब एक लंग दूसरे से ज़्यादा इफेक्ट होता है तो चेस्ट अनइवनली एक्सपैंड होता है। इसका मतलब होता है कि, उसका मतलब ये होता है कि एक साइड के लंग्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का एक और साइन होता है, ठीक है। ये गए इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिनको हम साइंस और सिम्टम्स बोलते हैं। दैन उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्पूटम फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। स्पूटम टेस्ट का मतलब क्या होता है? स्पूटम टेस्ट जो है, इसका मतलब है कि पेशेंट से स्पूटम, जिसको हम बलगम बोलते हैं, इसका सैंपल लेना और लैब में इसका टेस्ट करना। इस टेस्ट से पता लगता है कि कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा वायरस जो है इन्फेक्शन का कारण है और कौन सी एंटीबायोटिक या मेडिसिन उस बैक्टीरिया या फिर वायरस को मार सकती है। ये निमोनिया का जो है एग्जैक्ट कॉज डायग्नोज करने में जो है हमें हेल्प करता है। कौन सा? स्पूटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। देन उसके बाद दूसरा है चेस्ट एक्सरे। सबको पता ही होगा, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। चेस्ट एक्सरे जो है, एक्सरे लंग्स की इंटरनल इमेज दिखाता है, ठीक है। इंटरनल लंग्स की इंटरनल इमेज, अंदर से कैसे है लंग्स, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या प्रॉब्लम है, जिससे डॉक्टर को लंग्स के अंदर की कंडीशन पता चलती है, ठीक है। निमोनिया में एक्सरे से ये दिखाई देता है कि लंग्स में जो है, लंग्स में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कहाँ हो रहा है, किस जगह हो रहा है, ठीक है, जिससे ट्रीटमेंट का प्लान बनाया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद है तीसरा, हमें ब्रोंकोस्कोपी करते हैं इसमें। ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है? ब्रोंकोस्कोपी जो है ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें डॉक्टर एक ट्यूब, जिसको हम ब्रोंकोस्कोप बोलते हैं, उसको पेशेंट के माउथ या फिर नोज़ के थ्रू लंग्स तक ले जाता है। इससे डॉक्टर को लंग्स और एयरवेज की कंडीशन को इससे जो है डॉक्टर को लंग्स और एयरवेज की कंडीशन को डायरेक्ट देखने का मौका मिलता है और वो बायोप्सी या सैंपल भी ले सकते हैं।
बायोप्सी लेने का क्या मतलब है, एक छोटा सा टिश्यू का टुकड़ा लेते हैं, उसके बाद उसको लैब में चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, होता है बायोप्सी। ये टेस्ट जो है तब किया जाता है जब निमोनिया की एग्जैक्ट कॉज को समझने में प्रॉब्लम आती है, हमें डिटेक्ट ही नहीं होता, तब हम क्या करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। दैन उसके बाद होता है ABG, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ABG एनालिसिस। ABG टेस्ट क्या होता है, ये एक टेस्ट होता है, इस टेस्ट से क्या होता है कि पेशेंट के ब्लड में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और pH लेवल चेक किया जाता है। निमोनिया में लंग्स का फंक्शन वीक हो जाता है और ABG एनालिसिस से ये समझने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है कि पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत है या नहीं है। दैन उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास क्रैकलिंग साउंड या फिर रोंकी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप से पेशेंट के लंग्स को सुनता है तो क्रैकलिंग साउंड या एबनॉर्मल साउंड सुनाई देती है। निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया में लंग्स के अंदर म्यूकस या फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे ये क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन होता है जो निमोनिया की तरफ जो है इंडिकेट करता है। ठीक है, दैन उसके बाद है मॉन्टॉक्स टेस्ट, इसको हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टॉक्स टेस्ट क्या होता है, ये एक सेकंड टेस्ट होता है जो ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम TB बोलते हैं, उस इन्फेक्शन के उस TB को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। निमोनिया और TB के सिम्टम्स कभी कभार जो है सिमिलर होते हैं, इसलिए डॉक्टर ये टेस्ट करते हैं ताकि TB को रूल आउट किया जा सके। अगर मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को TB हो सकता है जो लंग्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये थी इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम निमोनिया का मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, मेडिकली हम कैसे निमोनिया को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया बाई वैक्सीनेशन। निमोनिया से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हाई रिस्क एज ग्रुप में आते हैं, जैसे कि एल्डरली लोग होते हैं, है ना, बूढ़े लोग, यंग चिल्ड्रन और क्रोनिक डिजीज़ वाले पेशेंट्स। वैक्सीन्स जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन और फ्लू वैक्सीन निमोनिया के कॉमन कॉजेज से बचाव में हेल्प करते हैं। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं और इन्फेक्शन होने के चांसेस को कम करते हैं। दूसरा, हम क्या करते हैं, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट। निमोनिया के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। ये ड्रग्स बैक्टीरिया को मार कर इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। अलग अलग एंटीबायोटिक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं और इनका जो है सिलेक्शन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट के रिजल्ट्स के बेसिस पर किया जाता है। कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स में हमारे पास पेनिसिलिन सबसे पहले क्या होता है, ये एक पुरानी और पावरफुल एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल निमोनिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। दूसरा, सेफेलोस्पोरिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो अलग अलग बैक्टीरियल स्ट्रेन्स के अगेंस्ट काम करते हैं। तीसरा, एम्पिसिलिन, ये एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में यूज़ होती है। दैन उसके बाद एराइथ्रोमाइसिन, ये उन पेशेंट्स में यूज़ होती है जो पेनिसिलिन को टॉलरेट नहीं कर पाते या उनमें एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। दैन उसके बाद एमिकेसिन, एक इंपॉर्टेंट है, ये निमोनिया के लिए एक ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है, स्पेशली जब सीवियर इन्फेक्शन या रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो। ठीक है, दैन उसके बाद सेफ्ट्रेक्सोन, ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल निमोनिया के सीवियर केसेस में यूज़ की जाती है और इसका इफेक्ट जो है बहुत पावरफुल होता है। दैन उसके बाद जो है ब्रोंकोडाइलेटर्स यूज़ किए जाते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या होते हैं, ये ये जो है ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या होते हैं, उन मेडिसिन्स को कहते हैं जो एयरवेज को रिलैक्स करते हैं और लंग्स के अंदर हवा के फ़्लो को इम्प्रूव करते हैं, एयर के फ़्लो को इम्प्रूव करते हैं। ये जो है निमोनिया के पेशेंट में यूज़ किया जाता है जब उन्हें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ या डिस्निया हो। ब्रोंकोडाइलेटर से पेशेंट को ब्रीदिंग में राहत मिलती है और ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव होती है। दैन उसके बाद हम यूज़ करते हैं एनाल्जेसिक फॉर चेस्ट पेन, फॉर एग्जाम्पल एस्प्रिन। चेस्ट पेन निमोनिया का एक कॉमन सिम्टम है जो प्लूराइटिक पेन की वजह से होता है। इस पेन को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक का यूज़ किया जाता है, जैसे एस्प्रिन एक पेन किलर है और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है जो पेन को रिड्यूस करने के साथ साथ इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। ये पेशेंट को ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराता है और उनके रिकवरी प्रोसेस का इम्प्रूवमेंट का हिस्सा बनता है। ठीक है, ये सब मेडिकल मैनेजमेंट के स्टेप्स निमोनिया के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। हर मेडिसिन का स्पेसिफिक रोल होता है और उनका सिलेक्शन जो है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग किया जाता है ताकि इन्फेक्शन को जल्दी से जल्दी ट्रीट किया जा सके और पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अगले वीडियो में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, वो होगा नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ निमोनिया। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।